नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के बारे में देख चुके हैं। अब चलिए मैथिलीशरण गुप्त के बारे में देखते हैं। तो ये जो है दृष्टि की पब्लिकेशन की बुक है और ये हम लोग आधुनिक काल का काव्य खंड देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं के प्रति स्वभावतः हुआ करती थी। प्रकृति के प्राय वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समझे गए। जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी। राय देवी प्रसाद पूर्ण के संबंध में लिखा है, भारतेंदु प्रेम घन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। किनकी नाथूराम शंकर शर्मा पदावली उनकी कुछ उदंडता लिए होती थी। किनकी नाथूराम शंकर शर्मा की पदावली कुछ उदंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। फब्तियाँ और फटकार उनकी कविताओं की एक विशेषता है। एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। उन्होंने लाला भगवान दीन, खड़ी बोली में वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते हैं। अब देखिए, पंडित सत्यनारायण कविरत्न के संबंध में लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। उन्होंने जीता जागती ब्रजभाषा लिखी है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली हैं। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकरण 4 है नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक। इस प्रकरण में 5 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है जो इस प्रकार हैं। वे कवि जो खड़ी बोली कविता जिस रूप में चल रही थी उसमें असंतुष्ट होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य की कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें मुख्य थे मैथिलीशरण गुप्त, मुकुंदर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। इस कड़ी में श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का उल्लेख भर हुआ है। पूर्व से चली आती ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री वियोगी हरि और दुलारे लाल भार्गव का उल्लेख इस कड़ी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द्विवेदी युग में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा के कवि जिसके अंतर्गत ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा के जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्री श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण और तुलसीराम शर्मा दिनेश का उल्लेख हुआ है। छायावाद काव्यधारा के कवि जिनमें प्रमुख है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अचल का उल्लेख पर किया गया है। स्वच्छंद धारा के कवि इस धारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरुभक्त सिंह और उदयशंकर भट्ट का उल्लेख किया गया है। इसके इतर इस प्रकरण में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के साहित्य योगदान का विश्लेषण किया गया है। साथ ही खड़ी बोली में शिल्प और शैलीगत बदलाव को भी रेखांकित किया गया है। छायावाद की चर्चा के क्रम में कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि के प्रभाव का भी चर्चा की गई है। अब देखिए बदली परिस्थितियाँ, कैसे परिस्थितियाँ बदली गई। अब देखिए तृतीय उत्थान में आकर परिस्थितियाँ बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और पार्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए।
जिससे वे क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की ओर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। अब देखिए, शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की बाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती है। यूरोप के देश जब बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है तथा मजदूर आंदोलन की नौबत आई है, यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा में कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इस आंदोलन का तीव्र स्वर हमारी काव्यबाड़ी में सम्मिलित हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है तो तब परिवर्तन एकवाद का व्यापक रूप धारण करता है और बहुतों के लिए तो सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारी हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थितियों के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य के दीर्घायु प्रदान करती है। देखिए, जो ये तृतीय उत्थान इसमें बताया जा रहा है कि इसमें किसान आंदोलन, जो भी मजदूर आंदोलन चले थे, उसका प्रभाव भी हमारे काव्य पे पड़ा है। इसमें जो है कवि जो है इसमें पिरोए हैं अपने कविताओं में जो ये आंदोलन है। खड़ी बोली पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। हिंदी में खड़ी बोली को पद प्रवाह के लिए 3 रास्ते हैं, उर्दू या फारसी की ये जो है व्यायों का, और संस्कृत के वृत्तों का, और हिंदी के छंदों का। प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है। अब देखिए, संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर इनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती है। संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। तात्पर्य है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंझने की संभावना दूर ही रहेगी। खड़ी बोली का पूर्व सौष्ठव के साथ मंझना तभी कहा जाएगा जब पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो, वाक्य सफाई के साथ बैठे तथा हिंदी के प्रचलित छंदों में स्वाभाविक गति से खप सके। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है, ठीक है, जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। नवीन छंदों के प्रयोग तथा तुकांत रचनाओं तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है कि संबंध में शुक्ल जी ने आपत्ति नहीं की, किंतु छंद मुक्त कविता को निराला से जोड़ते हुए उसे कवि वाल्ट व्हिटमैन की नकल कहा। पद देखिए, जो निराला जो ने छंद मुक्त कविता किए हैं तो उस पर जो है ये जो शुक्ल जी हैं कहते हैं, ये पद व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्य के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ संगीत में बंधी राग रागिनियाँ हैं, पर यूरोप में कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में, फिर हिंदी में, विशेषकर निराला के यहाँ हुआ। इस संबंध में यही कहना है कि काव्य के प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिसमें हमारा काव्य अनेक रूपता की ओर बढ़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, अतः काव्यत्व यदि बना रहे, तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रभावित होना उसका विकास भी कहा जाएगा। अब भारतेंदु युग के बारे में देखिए, इसमें काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली बाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था।
आवेश और उत्साह का नहीं, उसमें अतीत गौरव का स्मरण, वर्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव भी स्पष्ट था। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और अच्छापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। देखिए ये जो सारे पॉइंट है, सारे युग के, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, ये सारा निचोड़ है कि उनके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्या क्या मतलब ये सारा उसमें निचोड़ दे दिया गया है। उसके आगे जो है इसका सारा डिटेल, सारे कवियों का डिटेल, सारे लेखकों का डिटेल आगे भी है। तो देखिए इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उद्धार के लिए कवि भगवान को पुकारते मिलते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती है। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की भी प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। तो ये कितनी कमियां और कितनी मतलब खूबियां जो भारतेंदु युग की थी वो बताई गई हैं। अब नेक्स्ट है द्विवेदी युग, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।